सबने अपनी अपनी वो लाइनें बोलनी है कि मुझे इन इन चीजों का पता चला। ठीक है, एग्री हैं सब लोग? जी सर। चलो तो करो स्टार्ट सौरभ। हाँ सर, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फिर सबसे पहले चलते हैं हम लोग फायर पे। तो सबसे पहला जो अपना आता है वो आता है फायर का डेफिनेशन, कि फायर होता क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को पता ही होगा कि फायर क्या होता है, फायर का डेफिनेशन। तो बेसिकली जो एक डेफिनेशन होता है, फायर क्या है कि एक कंबसन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका फ्यूल है वो कन्वर्ट होता है कंबसन प्रोडक्ट में। अब ये कंबसन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कंबसन प्रोडक्ट हम लोग उसको बोलते हैं कि जैसे फायर में क्या होता है कि बेसिकली एक रिएक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन के ही वजह से दो तरह के मतलब कंबसन होते हैं, एक होते हैं कंप्लीट कंबसन और दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबसन। ठीक है, तो जो अपना कंप्लीट कंबसन और इनकम्प्लीट कंबसन अब कैसे होता है, अगर हमारे पास जो फ्यूल है और एयर है मतलब ऑक्सीजन है, अगर वो दोनों का मात्रा अगर इक्विवेलेंट है तो हमारा जो होता है उसमें होता है कंप्लीट कंबसन। मतलब कि उसमें हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या फिर जो एसेस होते हैं ये सब बहुत कम निकलते हैं और प्योरली जो होता है फ्यूल वो बर्न कर जाता है। तो हम लोग वैसे चीज को बोलते हैं कंप्लीट कंबसन। और इनकम्प्लीट कंबसन क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबसन वो होता है कि जिसमें हमारा जो ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो कम होता है। उसके कारण क्या होता है कि फ्यूल तो हमारे पास बहुत होता है पर जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है वो मतलब एयर जो होता है वो हमारे पास कम होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि पूरा तरीके से वो जल नहीं पाता पूरा फ्यूल। और इस कारण से क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सूट या जो एस बोलते हैं हम लोग उसको, जो प्योर कार्बन होता है जो काला काला हम लोग को दिखता है, वो जनरेट हो जाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबसन। मतलब अगर हम कुछ जलाएं, अगर उसमें अगर कुछ नहीं बचता, अगर सब कुछ जल जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कंप्लीट कंबसन। मतलब कंप्लीट कंबसन में जो हमें मिलता है वो मिलता है क्या? हीट मिलेगा हमें और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, और जो हीट जो मिलता है वही कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। और दूसरा जो एक चीज मिलता है वो मिलता है वाटर। वाटर किस फॉर्म में मिलता है? अब आप लोग सोच रहे हैं कि वाटर कैसे मिलता है। वाटर मिलता है हमें गैसियस फॉर्म में, मतलब वेपराइजेशन फॉर्म में। ठीक है, अब फायर को समझने से पहले हम लोगों को दो तीन चीज समझना होगा। सबसे पहला आता है फ्लैश पॉइंट, फिर आता है फायर पॉइंट, फिर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, फिर वेपर डेंसिटी, फिर लिमिट ऑफ फ्लेमेबिलिटी। तो सबसे पहले हम पता करते हैं फ्लैश पॉइंट के बारे में। तो फ्लैश पॉइंट क्या है कि एक ऐसा टेम्परेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो इतना वेपर प्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो एयर में इग्नाइट कर सके। आप इग्नाइट का मतलब क्या होता है? इग्नाइट मतलब कि बर्निंग, मतलब वो आग कैसे उसमें लग जाए, कितना वो वेपर प्रोड्यूस करेगा। आपको ही पता है कि कोई भी जो लिक्विड चीज होते हैं उनको जब हम लोग, या सॉलिड चीज होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, वेपर मतलब वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उसी तरह सबका अपना अपना एक फ्लेमेबिलिटी लिमिट होता है जिसको हम लोग LEL UL बोलते हैं। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो फ्लैश पॉइंट में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो इतना वेपर क्रिएट कर सके, मतलब उस टेम्परेचर पे उतना वो वेपर क्रिएट कर सके ताकि उसका जो है इग्नाइट हो सके। ठीक है, अब दूसरा आता है फायर पॉइंट। अब ये क्या है फायर पॉइंट? अब इग्नाइट तो हो गया लेकिन अब वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा। इग्नाइट मतलब बस वो स्टार्टिंग फेज होता है। अब इग्नाइट हो जाने के बाद अब उसको अब मेंटेन रखने के लिए, फायर को मेंटेन रखने के लिए उसको जो वेपर जो होता है, मतलब जो अपना जो भी कंपाउंड है उसका वेपर मतलब कंटिन्यूअसली उसको प्रोड्यूस करते रहना होगा ताकि वो फायर कंटिन्यू रहे। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए जो उसको टेम्परेचर चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग फायर पॉइंट। ठीक है, अब ये दोनों के बाद आता है तीसरा टर्म जो है वो होता है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। अब ये क्या है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर? तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि जो फायर है वो क्या है, एक तरह का रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है अपना फ्यूल जो है वो कंबसन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि जो फ्यूल है और जो हीट है वो इतना सफिशियंट हो जाता है कि उसको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए। एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या होता है? जैसे आपका स्पार्क या फ्लेम हो, जैसे आप मैच स्टिक लगा के किसी चीज में आग लगाते हो तो आप क्या करते हो, उसमें एक एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हो उसको इग्नाइट करने के लिए या फिर उसको जलाने के लिए।
लेकिन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे वो मटेरियल, मतलब वो कंबस्टिबल मटेरियल खुद पे अपना उतना वो टेम्परेचर प्रोड्यूस करते रहता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, और उसके कारण क्या होता है, उसका आग जो है वो कंटिन्यू होते रहता है। अब जो तीसरा टर्म आता है वो है वेपर डेंसिटी। अब ये वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम लोग, तो उसका जो मास ऑफ वेपर जो उसका है, उसके वॉल्यूम के एक डिवीजन में, उसको हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है। तो अब बात आता है कि आप लोग देखते होंगे एक चीज कि आग कभी भी लगता है तो नीचे ही लगता है, मतलब कभी भी ऊपर के सरफेस में आग नहीं लगता है। मतलब ऊपर नीचे का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे हवा तो सब जगह है, तो कभी भी ग्राउंड सरफेस पे ही क्यों लगता है आग, ऊपर वाले सरफेस पे क्यों नहीं आग लगता? मतलब बीच में भी एयर तो सब जगह है और उसका वेपर भी तो सब जगह मतलब प्रेजेंट रहता है, तो फिर वो बीच में कहीं नहीं आग लग के नीचे ही क्यों आग लगता है? कोई बता सकता है क्या? हेलो। हेलो। हाँ दिव्यम, बताओ। ये था कि मतलब आप कह रहे हो कि बीच के लेयर में या ऊपर सबसे ऊपर ही लेयर में क्यों लगती है, ऐसा आग कह रहे हो? नीचे नीचे लेयर में ही क्यों लगती है, ऊपर या बीच वाले लेयर में क्यों नहीं लगती? जैसे अपना एटमॉस्फेयर है ना, तो वेपर तो सब एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो फिर वो ऊपर या नीचे। सबसे पहली क्या चीज है, सबसे पहली चीज ये है कि मतलब कभी भी आग लगती है तो किसी सब्सटेंस में जब भी आग लगती है तो उसके गैसियस फॉर्म में आग लगती है, कभी भी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में आग नहीं लगती। तो तो वही सबसे तो मैं पहले बोल रहा हूँ जो कि जो उसका गैसियस फॉर्म जो होता है वो तो उसका एयर में मिक्स हो जाता है ना। नहीं, तो सबसे पहले जो वेपर्स, उसके जो कंबस्टिबल वेपर्स जो निकलेंगे, उसके फ्लेमेबल वेपर्स, तो वो तो सबसे नीचे ही निकलेंगे ना, यहाँ ऊपर पे या बीच में तो बाद में जाएंगे ना। मेरे नहीं। हिसाब तो से इसलिए शायद सबसे नीचे शायद मैं हाँ। मतलब हाँ बॉटम धीरज लेयर सर पे बोलिए। आग लगती है। हाँ धीरज शायद सर मैं बोलिए। गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो वेपर डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब जहाँ पे वेपर की अमाउंट डेंस रहेगी, मतलब ज्यादा रहेगी, और वो हमेशा हम्म। नीचे की तरफ ज्यादा रहेगी। जैसे ऊपर उठेगा तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर्स हैं, उनमें आपस में डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, तो इसलिए जो ज्यादा नीचे की तरफ जो है डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा रहेगी वेपर की, वहां पे ज्यादा फोकस रहता है, इसलिए ये कारण हो सकता है। मैं भी नहीं गलत हो सकता होता हूँ। क्या, हाँ, इससे पहले हम एक चीज जानना चाहेंगे कि कोई भी मतलब आदमी फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल, दिव्यम को छोड़ के। फ्लेमेबल क्या, जो वही आप नहीं सिंपल हो। धीरज सर, आप नहीं धीरज सर, आप नहीं, सचिन बताओ, नदीम भाई बताइए। हेलो, फ्लेमेबल क्या होता है? फ्लेमेबल वो जो जलने वाला, जिसमें फ्लेमेबल और आग। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, फ्लेमेबल और यार इनफ्लेमेबल क्या के बीच क्वेश्चन में? है, फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल? फ्लेमेबल क्या है? हाँ। जिसमें आग लगने के चांसेस रहता है, जो आग हाँ। लग सकता है। हाँ। इनफ्लेमेबल क्या, जिसमें आग लगता नहीं है मोस्टली। अच्छा। और कोई? फ्लेमेबल यानी ओपन फायर, और इनफ्लेमेबल जो फायर एनक्लोज्ड हो वो इनफ्लेमेबल। नहीं, हम पूछ रहे कि कौन, मतलब क्या होता है, मतलब फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल मतलब। तो वही कह रहा हूँ, जो जो फायर ओपन है, जो भी मटेरियल फ्लेम ओपन है वो फ्लेमेबल मटेरियल, और कोई फ्लेमेबल मटेरियल अगर किसी कंटेनर में एनक्लोज्ड है तो वो इनफ्लेमेबल, शायद मेरे हिसाब से, नॉट श्योर। अच्छा। मैं बताऊं, सौरभ। हाँ हाँ आकाश फ्लेमेबल बोलो ना। फ्लेमेबल के लिए सोर्स लगता है इग्नाइट करने के लिए, और इनफ्लेमेबल को सोर्स नहीं लगता, सेल्फ इग्नाइट अच्छा। रहता है। अच्छा। एटलीस्ट जैसे कि तुमने बताया कि हाई टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके हम्म। कारण भी यानी सेल्फ इग्नाइट हो सकती है कोई भी गैस ठीक है, है। लिक्विड है। और कोई? ठीक है, हम बता देते हैं। आकाश सही बोल रहा था कि जो फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल लगभग एक ही चीज है। जो डिफरेंस आता है वो आता है उसके फ्लैश पॉइंट के कारण। क्या होता है कि फ्लेमेबल ऐसी चीजें हैं जिनको सोर्स चाहिए इग्नाइट करने के लिए, लेकिन इनफ्लेमेबल ऐसी चीजें हैं जिनको सोर्स नहीं चाहिए, वो मतलब खुद पे ऑटो इग्नाइट होने के लिए सफिशियंट वेपर कभी कभी क्रिएट कर लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल है क्या कि फ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील, हिंदी में बोलते हैं, और इनफ्लेमेबल का मतलब होता है अति ज्वलनशील। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मतलब फ्लेमेबल का मतलब जलेगा और इनफ्लेमेबल का मतलब नहीं जलेगा। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल का हिंदी में मतलब यही होता है कि फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील और इनफ्लेमेबल मतलब अति ज्वलनशील। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहेंगे कि जैसे डीजल होता है वो होता है फ्लेमेबल, और पेट्रोल होता है वो होता है इनफ्लेमेबल। मतलब कि फ्लेमेबल जो डीजल है वो थोड़ा कम खतरनाक है पेट्रोल से, पेट्रोल जो है थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। ठीक है।
तो अब ये जो अब एक और चीज पे आते हैं कि ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेपर डेंसिटी के बारे में कि आग नीचे पे क्यों लगता है। तो ये जो देखा गया है कि जो भी कंबस्टेबल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी, वो क्या होता है कि एयर के मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है, मतलब हेवी होता है। वो एयर के मॉलिक्यूल से वो हेवी होता है। इसके कारण क्या होता है कि वो हमेशा नीचे रहता है। आपको ही पता है कि जो भारी चीजें होती है वो हमेशा सिंक करके नीचे आ जाती है, और जो हल्की चीजें होती है वो ऊपर फ्लोट करते रहती है। तो जो अपना एटमॉस्फेयर में जब उसका वेपर जब मिक्सअप होता है तो उसके कारण क्या होता है कि वो हेवी होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स के डेंसिटी से, तो वो नीचे में वो सिंक कर जाते हैं। इसलिए आप कभी भी देखते होंगे तो आग नीचे के ही सतह पे लगती है। अभी ये हो गया वेपर डेंसिटी के बारे में। तो अब इसमें मैंने एक टर्म यूज किया था, कंबस्टेबल मटेरियल। अब कंबस्टेबल मटेरियल किसको बोलते हैं? तो अब कैसे मटेरियल को हम कंबस्टेबल मटेरियल बोलेंगे, कैसे हमने उसको कैटेगराइज किया? तो अगर फायर के टर्म में अगर हम बात करें तो फायर के टर्म में हमने कैटेगराइज किया कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका फ्लैश पॉइंट जो है, फ्लैश पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया था कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो कंपाउंड सफिशिएंट वेपर जनरेट कर सके ताकि वो एयर में इग्नाइट कर जाए। ठीक है, तो ये हमने बताया था फ्लैश पॉइंट। तो जो कंबस्टेबल मटेरियल जो हमने कैटेगराइज किया कि ये सारे कंबस्टेबल मटेरियल है, वो हमने कैटेगराइज किया इन केस ऑफ फायर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैश पॉइंट। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका फ्लैश पॉइंट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं कंबस्टेबल मटेरियल। और अगर टेम्परेचर की बात में, टेम्परेचर में अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है अपना 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 93.3 सेंटीग्रेड। तो ऐसे जो भी मतलब मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं कंबस्टेबल मटेरियल। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं लिमिट ऑफ फ्लेमेबिलिटी की, तो लिमिट ऑफ फ्लेमेबिलिटी क्या है कि एक ऐसा रेंज, ठीक है, लिमिट ऑफ फ्लेमेबिलिटी समझने से पहले हम लोग को दो टर्म समझना होगा। एक होता है लोअर एक्सप्लोजन लिमिट और एक होता है अपर एक्सप्लोजन लिमिट। तो लोअर और अपर एक्सप्लोजन लिमिट क्या है? तो लोअर एक्सप्लोजन लिमिट में क्या होता है कि उनके पास जो होता है मिनिमम कंसंट्रेशन जो चाहिए उनको उस पार्टिकुलर का, मतलब उस कंपाउंड का, उस मटेरियल का मिनिमम कंसंट्रेशन जो चाहिए एयर में वेपराइज होके इग्नाइट होने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर एक्सप्लोजन लिमिट। उसमें क्या होता है कि हमारा जो एयर होता है, मतलब जो ऑक्सीजन होता है, वो सफिशिएंट अमाउंट में रहता है, पर हमको आग लगने के लिए क्या चाहिए? बस थोड़ा सा फ्यूल चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं लोअर एक्सप्लोजन लिमिट। अपर एक्सप्लोजन लिमिट में थोड़ा रिवर्स हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एयर का मात्रा कम रहता है और सोर्स का जो मात्रा होता है, मतलब जो फ्यूल होता है, वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अपर एक्सप्लोजन लिमिट। आप कभी कभी देखते होंगे घर में कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा गैस महक रहा है और अगर आप स्विच भी अगर दबाते तो भी आग नहीं लगता है, और बहुत कम गैस भी महक रहा है तब पर भी अगर आप स्विच लगाते हैं तो नहीं आग लगता है। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, सुना होगा कि हमने गैस लीक हो रहा था और वहां पे किसी ने माचिस मार दिया फिर भी आग नहीं लगा। तो वो इस कारण से नहीं लग पाता है क्योंकि एक रेंज होता है अपना, लिमिट ऑफ फ्लेमेबिलिटी। अगर उस रेंज में ही अगर वेपर क्रिएट हुआ है और उस रेंज में ही है तभी आग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो जो अपना लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट और अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट जो होता है, उन दोनों के बीच में जब रहेगा तो ही हम लोग उसको बोलते हैं फ्लेमेबल लिमिट, यानी लिमिट ऑफ फ्लेमेबिलिटी। LEL और UL ये दोनों के जब बीच में कोई भी मटेरियल का जब टेम्परेचर रहता है तो ही हम उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ फ्लेमेबिलिटी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में दो तरीके से कैटेगराइज किया गया। एक है अमेरिकन स्टैंडर्ड और एक है यूरोपियन और इंडियन स्टैंडर्ड। तो आप अगर देख रहे होंगे तो आपको एक डिफरेंस पता चल रहा होगा। वो ये डिफरेंस है कि मतलब इंडियन और यूरोपियन स्टैंडर्ड में 4 है और इनमें 5 है। तो जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड है उसमें क्लास A फायर, B फायर, C और D, ये सब लोग जानते हैं। क्लास A में सॉलिड, B में लिक्विड, C में गैस और D में अपना मेटल फायर, मतलब कंबस्टेबल मटेरियल। लेकिन क्लास A में हम लोग मेटल को नहीं इंक्लूड करते, जो भी एकदम मेटल को हम लोग नहीं इंक्लूड करते, उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सबों को। अब बात करते हैं हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड का। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड के क्लासिफिकेशन में आप देख रहे होंगे कि क्लास A है, B है, C है, D है और E है। A में क्या हो गया? ऑर्डिनरी कंबस्टेबल मटेरियल। ऑर्डिनरी कंबस्टेबल मटेरियल मतलब वही है अपना ऑर्गेनिक वाला ही। और क्लास B में फ्लेमेबल लिक्विड
लिक्विड्स गैस। इसमें क्या है कि फ्लेमेबल लिक्विड गैस भी आते हैं, लिक्विड भी आते हैं और गैस भी आते हैं। आप पढ़ रहे होंगे सही से तो आपको लिख रहा होगा फ्लेमेबल लिक्विड्स गैस फायर। मतलब इन्होंने क्या किया है, बी और सी को सबमर्ज करके क्लास बी फायर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब बात आता है क्लास सी इलेक्ट्रिकल फायर। इंडिया में हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर को इंडियन स्टैंडर्ड में नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IS 2109 तो इंडिया में क्यों नहीं ये इंक्लूड करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में इलेक्ट्रिकल फायर को? तो इंडिया वाले क्या बोलते हैं कि जब भी अगर इलेक्ट्रिकल फायर होता है तो हमको उसको एक्सटिंग्यूश करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो मेन पावर सप्लाई होता है उसको शट ऑफ करना पड़ता है या कट डाउन करना पड़ता है या पावर कट ऑफ करना पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रिकल फायर जो लगा होगा वो किस चीज में लगा होगा, या तो किसी सॉलिड में लगा होगा या किसी लिक्विड में लगा होगा या किसी गैस में लगा होगा। तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, इन्हीं तीनों चारों में उसको फिर डाल देते हैं और फिर उसी से वो मतलब इसी में उनको कैटेगराइज कर देते हैं। तो लेकिन अमेरिकन वाले उसको अलग से अपना एक कैटेगरी मानते हैं इलेक्ट्रिकल फायर को। फिर क्लास डी जो है वो अपना कंबस्टेबल मटेरियल ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंबस्टेबल मेटल है, मतलब ये लोहे में कैसे आग लगता होगा, ये कैसे होता है, ये कोई बता सकता है क्या? दिव्यम। हेलो हेलो। हाँ दिव्यम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ तुम्हारी आवाज आ भाई है। हाँ भाई, तू पढ़ा होगा तो कुछ बता सकता है क्या? क्या चीज कह रहे थे? हेलो। हाँ दिव्यम, मैं पूछ रहा हूँ कि जो क्लास डी फायर है, बहुत लोगों के मन में डाउट होगी कि ये मेटल फायर क्या होता है, कैसे कोई मेटल में आग लग जाता है, कोई बता सकता है क्या? आकाश, दिव्यम, नदीम भाई, कोई भी बता सकते हैं क्या? सचिन, कोई भी? मेटल में तो आग जब जब लगती है, जब जैसे कोई माइक्रोस्कोपिक मतलब जब पार्टिकल्स में होता है मेटल कम, उसका सरफेस मेटल कम, तो उसमें आवाज नहीं आ रहा ठीक से तुम्हारा दिव्यम। टेम्परेचर से आग लग जाती है और ज्यादा से। हेलो। हाँ आ रही है आवाज, आप बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ, सरफेस एरिया जब मेटल का कम होता है या कोई मेटल ऐसा होता है जो मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो उसमें आग लग सकती है आसानी से, या उसको इग्निशन टेम्परेचर इतना मिल जाए मेटल को तो वहां पे भी आग लग जाती है। अच्छा, और कोई बता जैसे सकता कि है? आप लोहा में कहेंगे कि सीधे लोहे में आग लग जाएगी तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, पर आग तो लग ही सकती है, इग्निशन टेम्परेचर उतना मिलना चाहिए पर आग लग जाएगी उसमें। और कोई बता सकता है? तो मैं बताता हूँ, जो ये अपना जो मेटल फायर होता है, ये क्या होता है कि जैसे आप देखते होंगे कि मेटल का डस्ट वगैरह भी होता है। तो ये सारे जो मेटल्स होते हैं, जैसे मैग्नीज, जैसे अभी दिव्यम ने बोला ना कि जब उनका सरफेस एरिया जब कम होता है तो उस केस में आग लगती है। उस केस में क्या है कि जब वो मेटल जो होता है वो इतने माइन्यूट, मतलब वो माइक्रोन्स के साइज में होता है, ठीक है, तो उसके कारण उनका सरफेस एरिया बहुत कम रहता है, तो जो अपना टेम्परेचर होता है वो ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। ऐसे अगर कोई आप अगर मैग्नीशियम का एक बड़ा टुकड़ा लेके आग लगाने का ये करेंगे तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये उनके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है कि कितना उस मटेरियल का या उस मेटल का कितना सरफेस एरिया है, उस पर भी डिपेंड करता है उनका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर अगर कम है, सॉरी, उनका अगर सरफेस एरिया कम है तो उनको कम टेम्परेचर चाहिए। तो जो मेटल में जो फायर जो लगते हैं बेसिकली वो लगते हैं कैसे कि जैसे कोई एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे जो अगर एल्यूमिनियम का अगर फैब्रिकेशन कर रहे हैं या फिर डिजाइनिंग कर रहे हैं कुछ कोई भी इक्विपमेंट उससे, तो वहां पे छोटे मतलब माइक्रोन साइज के एल्युमिनियम डस्ट क्रिएट होते हैं और वो क्या होते हैं कि एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। और उस केस में वो जब भी मतलब इग्निशन के सोर्स में आते हैं और जब उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट मिलता है और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो फिर वो इग्नाइट कर जाते हैं। अब बात आता है क्लास ई फायर का अमेरिकन स्टैंडर्ड में। क्लास ई फायर है वो लिक्विड कुक, कोई बता सकता है क्या ये लिक्विड कुकिंग फायर क्या है? बेसिकली ऑयल जो यूज Fats. करते हैं खाने में, जो ये लिक्विड किचन फायर जो होती है मतलब जो मतलब कुकिंग ऑयल्स में वेजिटेबल ऑयल्स में Oil जो आग fats लगती है है। उसे लिक्विड कुकिंग ऑयल फायर्स कहते हैं। हाँ हाँ, मतलब कुकिंग ऑयल यस वेजिटेबल ऑयल्स में जो आग लगती है। तो हाँ ये हाँ हाँ। वैसे सौरभ ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी इसको डिफाइन किया गया है
क्लास के में, किचन फायर में। नहीं तो अभी हम बात करें IS 2109 की। अकॉर्डिंग टू IS 2109 देयर आर ओनली 4 क्लासिफिकेशन। 2109 IS 2109 2109 नहीं है ये, या 2901 हो। 2190 भी नहीं है। 2901 देखो। तो तू बता दे क्या है। मेरे हिसाब से सर अभी रिसेंटली मतलब क्लास के डिफाइन किया गया है, मतलब रिसेंट, अब मुझे करेक्टली नहीं पता, क्लास के फायर डिफाइन किया गया जिसमें स्पेशली किचन फायर को किया है, क्योंकि अब किचन फायर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था रेस्टोरेंट फायर्स में और इन सब में, होटल फायर में, इसलिए क्लास के ऐड किया है। उसमें क्या है, फायर सप्रेशन सिस्टम। बहुत पुराना है अकबर जी बताएं, अकबर जी। ना, रिसेंट नहीं है, क्लास के बहुत पुराना ही है। हाँ मतलब वही, इसमें मतलब सर सप्रेशन सिस्टम जो है वो 2190 ऐड अप किया है कि मतलब जहाँ भी ये हमारे रेस्टोरेंट्स या होटल्स होते हैं उनमें सप्रेशन सिस्टम होना चाहिए, फायर सप्रेशन सिस्टम। और नहीं, IS 2190 तुम चेक करोगे तो उसमें तुमको दिखेगा, तुम सर्च करना IS 2190 फायर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फिर ये होगा फिर 2190 IS 2190। नहीं तो ओल्ड 2190। स्टैंडर्ड 2010 Old standard है? 2010 का स्टैंडर्ड है। चेंज हुआ रहेगा, दिव्यम जैसे बोल रहे हैं। बोल रहे ना अकबर जी, चेंज नहीं हो रहा, बहुत पुराना ही है। बेसिकली जो हम लोग जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, एक्सटिंग्यूशर, ये सब का जो भी सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस जो भी होता है वो अकॉर्डिंग टू IS 2190 ही होता है। IS 2190 चलो बढ़िया। ठीक है, तो ये था। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अलग होता है, अलग तेरी आवाज हमने अटकने पढ़ा, लगी। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। ये जो हम लोग सर आवाज जा रही है मेरी? आवाज अटकने लगी, चल बोल बोल, सही आ रही है। हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं कि दो चीजें होती हैं, एक होती है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और एक दूसरा होता है टाइप ऑफ फायर। तो हमने जो अभी पढ़ा है वो पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो हमने कैसे क्लासिफाई किया फायर को? तो जो अपना जो फ्यूल है, जो फायर ट्रायंगल है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ये जो अपना फायर ट्रायंगल जो आप लोगों को ये दिख रहा है, ये फायर ट्रायंगल, इसमें क्या है, 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स ऑफ फायर होते हैं। फायर के 3 एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? फ्यूल होता है, ऑक्सीजन होता है और हीट होता है। ठीक है, तो जो हम लोग जो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो अभी हमने किया था वो बेसिस ऑफ फ्यूल किया था कि किसमें कौन सा टाइप का फ्यूल लग रहा है। जैसे हमने क्लास ए फायर का बात किया तो उसमें जो फ्यूल लग रहा था, अपना जो फ्यूल था वो किस टाइप का फ्यूल था? वो सॉलिड था। क्लास बी में किस टाइप का फ्यूल था? लिक्विड था। क्लास सी में कौन से टाइप का ये था फ्यूल था? वो था गैस वाला था। और क्लास डी में कैसा था? मेटल वाला। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, तो इसमें 4 कैटेगरी आ गए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायर की, तो उसमें जो हम लोग जो फायर का जो टाइप जो डिफाइन किए हैं वो कैसे डिफाइन किए हैं? वो डिफाइन करते हैं उनके साइज के बेसिस पे, और वो कैसे वो फायर स्प्रेड करते हैं। फायर स्प्रेड मतलब कि कैसे वो फायर फैलता है उस केस के लिए। तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो अपना 4 कैटेगरी है उसमें, पूल फायर, जेट फायर, फ्लैश फायर और फायरवॉल। दिव्यम ये पढ़ा होगा तुम भी। किसी को आइडिया है क्या ये सब के बारे में? पूल फायर, जेट फायर, फ्लैश फायर, फायरबॉल, ये सब के बारे में? मैंने नहीं देखा भाई, आज ही देख रहा हूँ मैं तो, उससे पहले। नहीं मतलब अगर किसी को लग रहा है कि अगर मैं ज्यादा डीप में जा रहा हूं तो मैं इसको स्किप कर सकता हूं, मतलब आगे अगर फायर ट्रायंगल पे भी चल सकते हैं। बता दे एक बार, थोड़ा सा बता दे। क्या सचिन भाई? कंटिन्यू कर लो यार, अच्छा ही है। बताओ इसके बारे में। हाँ, तो आप हम लोग जो यहाँ पे जो आप चारों जो फोटो देख रहे हैं, ये चारों टाइप के फोटो हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूल फायर की। तो ये पूल फायर जो होता है वो कैसे होता है? तो ये आपका होता है स्पिलेज ऑफ ए फ्लेमेबल लिक्विड ऑन द ग्राउंड।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि ओपन स्टोरेज टैंक में या फिर बहुत सारा तेल आपका अगर ग्राउंड पे गिर जाता है तो उस केस में जो फायर होता है वो पूल फायर होता है। मतलब आपका पूरा जो सरफेस रहेगा, सरफेस मतलब ग्राउंड सरफेस, उस पे पूरा आग फैला रहेगा। जैसा ये आप एग्जांपल में ये वाला फोटो देख रहे होंगे, ये दिख रहा है क्या? ये सबको क्लियर है क्या ये फोटो? हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये था अपना पूल फायर। ये था अपना पूल फायर का। अब ये जेट फायर क्या होता है? तो जेट फायर में क्या होता है कि जैसे कोई भी पाइपलाइन हो या फिर टैंक हो या फिर कोई भी सिलेंडर हो, उसमें क्या होता है कि कोई भी लीकेज होने लगता है, ठीक है। और वो जो लीकेज होने लगता है और उससे जो मतलब जो गैसेस जो निकलना शुरू होते हैं या जो लिक्विड्स निकलना शुरू होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो जैसा ही वो निकलते हैं और वो इग्नाइट होने लगते हैं, मतलब उनमें आग लगने लगता है। और उस केस में जो वो फायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेट फायर। जेट फायर जो होता है वो बहुत तेजी से निकलता है, वो उसका जो स्पीड और वेलोसिटी होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ये उसका पिक्चर ये है, ये आप देख रहे होंगे कि इसका जो ये हटता है क्या, ये ऐसा हाइड हाइड हाइड। हाँ, तो ये जो आप देख रहे होंगे नीचे में इसका ये सोर्स, ये यहाँ पे, तो ये एक छोटा सा मतलब जो उसका जो सोर्स होता है वो बहुत कन्फाइंड रहता है। तो उसके कारण से क्या होता है कि उसका जो वेलोसिटी होता है वो फायर स्प्रेड होने का वो बहुत ही ज्यादा होता है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो होता है फ्लैश फायर। फायर क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से ही लगता है कि मतलब क्या लग रहा है कि क्या होगा फ्लैश फायर, मतलब कि खुद पे जलना, खुद पे बुझना, क्या होगा? कोई बता सकता है क्या फ्लैश फायर? मेरा आवाज जा रहा है क्या? आ रहा है सौरभ, आ रहा है आवाज। हाँ सर। तो हम अब आगे बढ़ते हैं फ्लैश फायर में। फ्लैश फायर बेसिकली क्या होता है कि जैसा भी हमने बात किया था ना कि क्लास डी वाला मेटल फायर वाला में, तो मेटल फायर जो बेसिकली जो होते हैं कभी कभी वो इसी में होते हैं, इसमें भी होते हैं, फ्लैश फायर में भी। इसमें क्या होता है कि जैसा आप ये देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा इमेज आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये एक चिमनी है, ठीक है। इस चिमनी से क्या है कि वहां का स्मोक जो है, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो मतलब थोड़ा जो डस्ट पार्टिकल्स और जो स्मोक है वो मतलब इस चिमनी से निकल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जो मतलब कोई भी मेटल्स है जो ऑटो इग्नाइट हो सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया या फिर आयरन भी है अपना, तो वो सब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है, मतलब वो डस्ट के फॉर्म, मतलब माइक्रोन साइज में। तो जब वो मिक्सअप हो जाते हैं दूसरे मटेरियल से और सफिशियंट अमाउंट ऑफ उनको हीट मिल जाते हैं, और जैसा ही वो एयर के कांटेक्ट में मतलब ऑक्सीजन में जैसा ही उनको मिलता है, तो फिर वो खुद पे खुद इग्नाइट कर जाता है, ठीक है। और वो हमेशा एटमॉस्फेरिक एयर के साथ ही मिक्स होके इग्नाइट होते हैं, ठीक है। अब चौथा है फायरबॉल। फायरबॉल का एग्जांपल आप ये देख रहे होंगे, ये जो आग का जो आप गुब्बारा देखते हैं ना, कि जो बड़ा बड़ा जो आग लगता है और उससे आग का जो गुब्बारा निकलता है, वही होता है फायरबॉल। इसमें क्या होता है कि ये जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कहीं स्टोर किया हुआ, जैसे कोई टैंक में आग लगता है या फिर कोई मतलब गैस सिलेंडर में आग लगता है, जो मतलब या तो वहां पे फ्यूल बहुत ज्यादा हो या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर में उस फ्यूल को रखा गया हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सडनली जो आग लगने के कारण सडनली रिलीज होता है उनका जो प्रेशर जो होता है, वो सडनली रिलीज होता है, और उस कारण से वो जैसा ही प्रेशर रिलीज होता है वो इग्नाइट कर जाते हैं। इग्नाइट करते ही वो उनका एक गुब्बारा के जैसा फायर लगता है। तो ये फायर स्प्रेड और फायर के साइज पे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं फायर ट्रायंगल की। तो फायर ट्रायंगल के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, वो क्या क्या होती है? ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। तो फ्यूल सबको पता है क्या होता है, वुड हो सकता है, पेपर हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, गैसोलीन हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, मेटल डस्ट हो सकता है। फिर दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको ही पता है कि प्रेजेंट इन द एयर है, 16% ऑफ द एयर। अब तीसरा चीज है हीट। अब हीट कैसे उसको मिल सकता है? तो वो मिल सकता है आप मैच स्टिक से उसको दे सकते हैं, या फिर स्पार्क हो सकता है, और मैंने बहुत सारे यहाँ पे इग्निशन सोर्सेस भी लिख रखे हैं। क्या है? ओपन फ्लेम। ओपन फ्लेम कोई बता सकता है कि क्या होता है? अच्छा हेलो, तो हाँ सर। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जैसे तुम सबसे कह रहे हो ना कि ये फ्यूल ऑक्सीजन हीट होता है,
विकास सर आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलिएगा। अभी आ रहा है मेरा आवाज? नहीं सर, आ रहा है यार, नहीं मेरे पास नहीं आ रहा था। सुनने का कोशिश कीजिए। सर मेरा एक आएगा। चीज जो कह रहा हूँ ना, फ्यूल ऑक्सीजन हीट, तो इसमें मैंने केमिकल चेन रिएक्शन भी सुना था। इनिशियल दोनों सोर्स में डाल रखा है, लेकिन ट्रायंगल के अलावा जो अपडेटेड वर्जन था उसमें हमने कहा है कि इसके 4 पार्ट होते हैं फायर के, ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट एंड केमिकल चेन रिएक्शन भी जरूरी होता है। अगर केमिकल चेन रिएक्शन नहीं होगा किसी पार्ट में तो वहाँ वहीं का वहीं फायर बंद हो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी चीज में आग लगती है तुरंत ही बुझ जाती है, इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वहाँ पे हवा भी है, फ्यूल भी है, ऑक्सीजन हीट भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आग नहीं लगती। रीजन बीइंग क्योंकि वहाँ पे केमिकल चेन रिएक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता सर? आवाज सही में आवाज नहीं आ रही, लास्ट में क्या हुआ सर? आप सर आपकी आवाज सही में नहीं आ रही है विकास सर, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मंडे नहीं बोलिए ना, अभी आ रही है सर आवाज आपका। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर। अरे मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब तुमने 3 कहा ना, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, उसमें एक चौथा भी होता है जो बोलते हैं केमिकल चेन रिएक्शन। ठीक है, वो केमिकल चेन रिएक्शन भी जरूरी होता है किसी भी चीज में, किसी भी मतलब मेटल्स में या क्लास A, क्लास B, फायर लगता भी है और फायर रुक भी जाता है। आप सर ये वाला बोल रहे थे क्या, केमिकल चेन रिएक्शन का? क्या आप ये वाला का बात कर रहे हैं क्या, केमिकल चेन रिएक्शन जो होता है? ट्रायंगल की तुमने बात किया ना, फायर टेट्राहेड्रॉन की बात कर रहे हैं सर। हाँ अच्छा फायर टेट्राहेड्रॉन नहीं सर, वो हम यहाँ पे नहीं लिखे थे, हम सोचे कि कुछ ज्यादा डीप हो जाएगा इसीलिए। वो सर फायर टेट्राहेड्रॉन में वो 3 मतलब वो उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स बनते हैं सर। चलो चलो सर, चलो सर बोल रहे हैं ठीक है। हाँ ठीक है सर, तो फिर थोड़ा आगे सा बढ़ते हैं। बताओ यार, क्या है रिएक्शन, कैसे होता है, क्या होता है? क्या बोले दानी सर? ये जो बताया ना केमिकल चेन रिएक्शन होता है, क्या होता है, कैसे, मतलब ये थोड़ा सा इसमें बताओ। देखिए सर, हम क्या बताना चाहेंगे कि एक तो जो अभी हम आपको दिखाए फायर ट्रायंगल वो होता है, ठीक है, और एक जो दूसरा चीज होता है वो होता है फायर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। और जो चेन रिएक्शन है सर, वो जैसा कि आपको हम पहले ही जो हम बताए थे, मतलब सबसे पहले जो फायर का डेफिनेशन पे, वो क्या है कि ये जो कंबसन रिएक्शन जो होता है ये चेन रिएक्शन ही होता है। इसमें चेन रिएक्शन मतलब अगर नहीं होगा, मतलब रिएक्शन नहीं होते रहेगा तो फिर ये स्टॉप हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन और हीट के साथ, और फिर वो क्या दे रहा है हमें, कंबसन प्रोडक्ट। तो किसी भी वजह से कहीं भी किसी भी समय अगर ये रिएक्शन अगर रुक जाता है तो फिर ये फायर रुक जाएगा। तो फायर जो है वो एक चेन रिएक्शन ही है। तो यहाँ पे जो चेन रिएक्शन का जो 3 पार्ट होता है वो होता है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, और इनसे प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मतलब हीट और वाटर। वाटर मिलता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अरे इंगोले माइक बंद कर ले भाई। हाँ तो दानिश भाई मैं क्या बोल रहा था कि ये जो रिएक्शन होता है ये चेन रिएक्शन ही होता है, ठीक है। इस रिएक्शन में हमें क्या क्या चीज चाहिए होते हैं, फ्यूल चाहिए होता है, ऑक्सीजन और हीट, ठीक है। ये तीनों जब रिएक्ट करते हैं तो फिर हमें एक बाय प्रोडक्ट, जैसे आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन होता है तो हमें उसे कुछ मिलता है, तो उसी तरह जब ये रिएक्शन होता है तो इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमको मिलता है हीट। हीट किस फॉर्म में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा मिलता है वाटर, वो मिलता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट मिला तो हम लोग इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबसन, ठीक है। लेकिन अगर इसी के जगह कभी कभी हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट, एस, ये सब अगर जब मिलने लगता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबसन। और इनकम्प्लीट कंबसन क्यों होता है, या तो वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे फ्यूल तो है उनके पास बहुत सारा, पर वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होने के कारण वो उनका कंप्लीट कंबसन नहीं हो पा रहा है। दानिश
देखो इससे ना वो अगर समझना हो तो मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ। जो बचपन में बोलते थे ना, क्वेश्चन आता साइंस में कि घर में अंदर अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए, हाँ इसको उस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम अंदर ले जाएंगे अंगीठी को तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, और जो हमारा फ्यूल है कंप्लीटली बर्न ना होके CO2 ना बना के CO बनाएगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और जो कि खुद में एक टॉक्सिक गैस है, मतलब उसकी वजह से नहीं, उसकी इनहेलेशन से जो है डेथ हो सकती है, मतलब जो हमें रेस्पिरेटरी और प्रॉब्लम डेथ हो सकती होता है। भी है, और डेथ होता हाँ भी है सर। इसके कारण से हाँ बहुत सारे गांव सबके एरिया में डेथ होता भी है कि अंगीठी हाँ जला के घर में सोए रह गए, मर जाते हैं। तो वो मतलब इस ये एग्जांपल उससे रिलेट कर सकते हैं हम, और शायद याद भी रहेगा हमको कि भाई फ्यूल कम जलता है तो क्या बनता है, और फ्यूल प्रॉपर जलता है तो क्या बनता है। यस अगर यस कम ऑक्सीजन कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और अगर ऑक्सीजन प्रॉपर है, सब कुछ कंप्लीट है, तो कंप्लीट कंबस्शन होगा और CO2 बनेगी। ठीक। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इग्निशन सोर्स का। तो इग्निशन सोर्स में जो अब मैंने सबसे पहले लिखा है वो लिखा है ओपन फ्लेम। तो ओपन फ्लेम कोई बता सकता है क्या होता है? हाँ, बोनफायर हाँ हो गए, माचिस की तिल्ली हो हाँ गई समझो, हाँ कैंडल्स हो हाँ गए, हाँ जो कंटिन्यूस जलने ओपन वाली फ्लेम चीजें। मतलब, हाँ खुद से पता चल जाता है। ठीक है, तो वो अपना हो गया ओपन फ्लेम। फिर स्पार्क तो सबको पता ही है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी सबको पता है, हॉट सरफेस भी कोई बता सकता है? हेलो हेलो। जैसे कुछ भी चीज गर्म है तो उससे आग लग सकती है। हाँ जैसे जैसे कि लोहे का कोई मतलब मान लो जैसे कि हम लोग के घर में जैसे इंडक्शन हो गया, इंडक्शन वाला जो जिसपे खाना बनाते हैं उसका जो सरफेस होता है। हाँ। ठीक है, फिर केमिकल रिएक्शन, कभी कभी क्या होता है केमिकल रिएक्शन से भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट निकलते हैं जो जैसे इग्नाइट प्रेस कर। प्रेस का जो सरफेस होता है वो हॉट हो जाता है, उससे भी आग हाँ लगती है कई यस बार। यस सर, यस सर, यस सर, सही बोल रहे हैं। जैसे दो केमिकल मिल जाते हैं उनसे केमिकल रिएक्शन हो जाती है आग यस लगती यस है। यस फिर लैब हाँ, केमिस्ट्री। जैसे जैसे पिक्चर में दिखाता है ना, जिसके पास मिल जाती है। विकास सर आपका आवाज ही नहीं आता है। किसी को नहीं आता है। सर आवाज नहीं आ रहा आपका सही में। थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। चलो चलो सर स्टार्ट करो आगे। हाँ सर, फिर एक होता है अपना फ्रिक्शन, ये सब अपना इग्निशन सोर्सेस है। अब आता है स्टेजेस ऑफ कंबशन। जो फायर होता है उसका डिफरेंट स्टेज होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है इंसिपिएंट। इंसिपिएंट में जो है उसमें मैंने यहाँ पे दो चीज कवर की है। इंसिपिएंट में क्या होता है कि सबसे पहला तो वहां पे एक मतलब इंडक्शन होना चाहिए, मतलब कि एक वहां पे जो मतलब हीट जो है मतलब एक्सटर्नल सोर्स से वहां पे सप्लाई होते हुए होना चाहिए। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि जो वहां पे जो हीट जो है वहां पे अगर सफिशियंट अमाउंट में अगर सप्लाई हो रहे हैं तो उससे क्या होता है कि उनका जो वेपर जो है उस मटेरियल का फ्लेमेबल वेपर वो जनरेट होते रहता है। ठीक है, तो वो प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया अपना इंसिपिएंट में। मैं दो स्टेज की बात कर रहा हूँ, एक होता है इंसिपिएंट में इंडक्शन और एक होता है इग्निशन, और ये दोनों को मिला के एक स्टेज बनता है, उसको बोलते हैं इंसिपिएंट, जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये वाला जो स्टेज है ना, ये जो आप देख रहे हैं सीधा वाला, ये होता है इंसिपिएंट। ठीक है, और यहाँ पे जहां पे आप मेरा ये कर्सर देख रहे हैं कि ये यहाँ से जो इसका जो पीक बढ़ना शुरू हुआ ये बोलते हैं इग्निशन इसको। ठीक है, तो ये इंडक्शन वाला जो स्टेज है, ये सीधा लाइन वाला, यहाँ पे क्या होता है कि वो जो है उसको एक्सटर्नल सोर्स से हीट मिल रहे हैं और वो फ्लेमेबल वेपर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो हो गया अपना इंडक्शन। इंडक्शन मतलब समझ में ही आ रहा है सबको कि हीट मिल रहा है उसको। दूसरा स्टेज क्या आ गया इसमें आ गया दूसरा स्टेज इग्निशन, जब इसको कोई एक एक्सटर्नल सोर्स मिलता है इग्नाइट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या होता है, हीट ऑक्सीजन और फ्यूल तीनों कंबाइन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि फायर में रिजल्ट करता है। ठीक है, अब जो दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है ग्रोथ स्टेज। ठीक है, ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि इसमें जो है जो भी फायर लोड है और जो ऑक्सीजन है वो पूरा एकदम पीक पे लेके जाता है फायर को। ठीक है, फिर उसके बाद एक आता है थर्ड स्टेज जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट, या फिर हम लोग उसको और भी एक स्टेज बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं डेवलप्ड स्टेज। मतलब कि उसमें जो है फायर जो है वो अपना एक ग्रोथ स्टेज को रीच कर लिया है मैक्सिमम पे। ठीक है, और जो भी कम्बस्टिबल मटेरियल्स जो भी थे वहां पे सब इग्नाइट हो चुके हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट या फिर डेवलप्ड स्टेज। फिर जो चौथा स्टेज अपना आता है वो होता है डीके।
ये क्या होता है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ फायर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑक्सीजन या फ्यूल, ये दोनों में से किसी एक का मात्रा कम होते चला जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, फायर जो है वो डीके स्टेज में चला जाता है। डीके स्टेज में फायर तभी जाएगा या तो ऑक्सीजन वहां से कम होना शुरू हो जाता है, या फिर जो फ्यूल है वो कम होना शुरू हो जाता है। हीट कभी भी कम नहीं होता है उसमें। क्यों? क्योंकि आपने कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं दिया है हीट कम करने के लिए। हीट वहां पे, क्योंकि फायर जल रहा है तो हीट वहां पे जनरेट हो रहा है, लेकिन आपके पास वहां पे क्या नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, ऑक्सीजन या फ्यूल। उसके कारण वो क्या हो जा रहा है, वहां पे डीके स्टेज में वो जाने लग रहा है। इसका अगर आप ग्राफ से समझेंगे तो इसको, इस ग्राफ का नाम हम लोग हीट रिलीज रेट भी बोलते हैं, या फिर इसको फायर डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये है टाइम वर्सेस हीट रिलीज रेट का, ठीक है, या फायर डेवलपमेंट का भी बोल सकते हो, एक वर्सेस टाइम। तो इंसिपिएंट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक ये जो है ये फेज तक इंडक्शन है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको एक इग्निशन सोर्स मिलता है, इसके कारण क्या हुआ, फिर ये ग्रोथ में गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, फुल्ली डेवलप्ड। फुल्ली डेवलप्ड में यहाँ पे थोड़ा सा ही कम दिखा है, पर कभी कभी क्या होता है कि फुल्ली डेवलप्ड में थोड़ा देर रहता है आग, फिर उसके बाद डीके स्टेज। आप देख रहे होंगे कि डीके स्टेज कितना लंबा जाता है, और फिर फायर खत्म। तो ये है अपना स्टेज ऑफ कंबशन या फिर फायर डेवलपमेंट स्टेजेस। अब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फायर, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि आग जो है हम हमेशा देख सकते हैं, है कि नहीं। कभी भी कोई भी आग लगता है तो हमको उसका फ्लेम दिखने लगता है या नहीं। हाँ हेलो, हाँ हाँ। तो लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ कुछ ऐसे भी फायर हैं जो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे आग भी लगा हुआ है। कोई बता सकता है क्या? हेलो, मेरी आवाज जा रही है क्या धीरज सर? आवाज तो आ रही है भाई। हाँ, तो हम एक चीज बताना चाहेंगे कि हम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो भी आग लगता है हम लोग उसको देख के पता कर लेते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई वहाँ आग लगा है, वहाँ नहीं जाना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी मतलब लिक्विड्स हैं जिसमें अगर आग लग जाए तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि वहाँ आग लगा हुआ है, जब तक कि हम उसके या तो नजदीक नहीं जाए या फिर जब तक हम उसके अंदर ना हो, ठीक है। तो क्या कोयले वाली आग दिखती नहीं है, अंदर अंदर से चलते जाती है। नहीं, तो उसमें तो वहां पे तो धुआं निकलता है ना, फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, मैं ऐसी चीज की तो उस क्या इथेनॉल फायर नहीं, इथेनॉल का तो फिर भी पता चल जाता है कलर, लेकिन जो नहीं नितिन भाई, जो आप जो कोयले वाली जो आग बोल रहे हो ना, तो कोयले वाली जो आग है वो उसके अंदर में आग लगी हुई रहती है। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को बाहर से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लिक्विड्स की बात कर रहा हूँ जो आग लगा रहेगा आपके अगल बगल में, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे अगल बगल में आग लगा हुआ है, जब तक कि आप आग के अंदर घुसो मत। मतलब आपके आग के अंदर अगर जब तक आप जाओगे नहीं तब तक, या फिर बहुत ज्यादा वो हीट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो जो वैसा एक लिक्विड है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो फ्लेम होता है, देखिए कोई भी फायर का हम लोग तब पता लगाते हैं उसके फ्लेम के कलर से, जैसा कि आप लोग भी देखते होंगे कि ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, वायलेट हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लेम है, ठीक है। तो हम लोग को आग का पता उनके फ्लेम के कलर से ही चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे आग लगा हुआ है। और जैसे ही अगर वायलेट हो गया या फिर व्हाइट हो गया या फिर मतलब वायलेट हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये सब से हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे बहुत तेज आग लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन लिक्विड जो होता है उसका जो फ्लेम होता है, उसके फ्लेम का कलर होता है पेल ब्लू कलर, ठीक है। उसके कारण से क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता है कि यहाँ पे आग लगा हुआ है जब तक कि कोई उसमें इम्प्यूरिटी मिक्स ना हो। जैसे हवा में कोई इम्प्यूरिटी रहती है, तो कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई फ्लेमेबल मेटल डस्ट पार्टिकल है, तो उसके कारण क्या होता है कि वहां पे आग जो लगती है हाइड्रोजन लिक्विड में, तो उस कंबस्टेबल डस्ट पार्टिकल में भी आग लग जाती है उसके कारण। तो फिर हमको पता चलता है, या फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट वहां से जनरेट होने लगता है, तब हमें पता चलता है।
तो ये क्वेश्चन भी आया था, एक अच्छे एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे आप लोगों को बता दूं। तो जो हाइड्रोजन का जो लिक्विड का जो फायर होता है वो आप देख के नहीं पता कर सकते, सिर्फ आपको उसके हीट के इंडक्शन से पता चल पाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दो चीज लिखा है, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर। तो कोई बता सकता है क्या प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस है यहाँ पे? नदीम भाई। हेलो, हाँ सौरभ। हाँ आकाश बताओ ना। प्रिवेंशन को अपन प्रोएक्टिव बोल सकते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन के पहले हम प्रिवेंशन लेते हैं और प्रोटेक्शन आफ्टर, हम प्रोएक्टिव बोल सकते हैं इसको। मतलब प्रिवेंशन पहले लेते हैं, प्रोटेक्शन बाद में लेते हैं। हाँ। और कोई? और कोई बता सकता है? हेलो, हेलो। हाँ हाँ वो आ रही आवाज आ रही है सौरभ सर, बताओ भाई, दिव्यम, कोई बता रहा। नहीं दिव्यम बताएगा। दिव्यम बताओ ना भाई। सॉरी, हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था, क्या कह रहे थे आप? फायर प्रिवेंशन फायर प्रोटेक्शन पूछ रहे था। प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन में क्या अंतर है? फायर प्रिवेंशन ये होता है कि भाई जो हम पहले जो जैसे फायर इनिशियल स्टेज पे होती है उस समय प्रिवेंशन लेते हैं, उसे फायर प्रिवेंशन कहते हैं, और जो बाद में उसे बुझाने के लिए हम लेते हैं उसे फायर प्रोटेक्शन। नदीम भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक बंद कर लो, आवाज नहीं आ रही है, बस वैसे शोर हो रहा है बस। बता भाई, दिव्यम बताया। हाँ दिव्यम कुछ बोल रहा था, बता ना भाई। जब फायर आप इनिशियल स्टेज पे होती है, जब उसको बुझाने के लिए जो भी हम वो लगाते हैं, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसे फायर प्रिवेंशन कहते हैं। या आग लगे नहीं, जैसे कि आपका आग लग गई एकदम इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए, जैसे कि स्मोक डिटेक्टर हो गया आपका, वो सब चीज़ें होती है फायर प्रिवेंशन की। फायर को आप इनिशियल स्टेज से, जो आपने दिखाया था, ग्रोथ स्टेज में ना जाए, इंसिपिटेंट स्टेज से ग्रोथ स्टेज पे ना पहुँच पाए, उसके लिए जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या जो भी हम चीज़ें लेते हैं वो फायर प्रिवेंशन में आती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फायर इंस्टॉलेशन, जैसे कि आपका स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया है ना, जैसी आग लगी वो उसने स्प्रिंकलर चला बुझ गई, उसे कहते हैं फायर प्रिवेंशन। और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स वो होते हैं जो मतलब फायर जब आग लग जाती है ग्रोथ स्टेज के बाद, जब ग्रोथ स्टेज के बाद पहुंच जाती है, उसको बुझाने के लिए जो भी सिस्टम लगते हैं वो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया और भी ज़्यादा सिस्टम, जो भी मतलब सिस्टम लगते हैं। चलो ठीक बताए हो, पर मैं इसमें एक दो चीज ऐड करूंगा। वो क्या है कि जैसे फायर प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन, मतलब कि फायर को प्रिवेंट करना, कि मतलब आग लगे ही नहीं। ठीक है, ऐसी चीजें जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फायर प्रिवेंशन। ठीक है, और फायर प्रोटेक्शन मतलब फायर अगर मतलब अगर कोई भी चीज अगर फायर होती है तो फिर वो मतलब फायर लोड को कम करना, उसको बोलते हैं फायर प्रोटेक्शन। और फायर को होने से बचाने के लिए जो हम लोग चीज करते हैं उसको बोलते हैं फायर प्रिवेंशन। दोनों फायर, हाँ क्या, तो ये दो चीज होते हैं, फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन। तो फायर प्रिवेंशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रेनिंग देना, जैसे ये ट्रेनिंग देना स्टाफ्स को, या फिर एक्सटिंग्यूशर के लिए कैसे चलाया जाता है वो बताना, फिर स्टिकर्स मतलब पोस्टर्स, साइनेज, ये सब लगाना। ये सब हम लोग क्यों करते हैं, फायर को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे नो स्मोकिंग का साइन लगाते हैं हम लोग हमेशा, क्यों लगाते हैं, ताकि आग हो ही नहीं, कोई स्मोकिंग करेगा ही नहीं तो आग लगेगा ही नहीं। तो वो होता है फायर प्रिवेंशन। या फिर फायर प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग कोई अगर ऐसा यार्ड बना रहे, स्टोरेज यार्ड बना रहे जहाँ पे हमें बहुत सारे फ्लेमेबल लिक्विड रखने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे फायर प्रोटेक्शन के लिए, वहां पे ऐसा मटेरियल हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि जो कि नॉन कम्बस्टेबल हो, या फिर जिनका फायर रेजिस्टेंट जो होता है, फायर रेजिस्टेंस वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ताकि वहां पे अगर आग लगे भी तो बहुत ज्यादा तक प्रोटेक्शन मिले।
ठीक है, या फिर जिस चीज में हम लोग फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल लिक्विड्स को जिसमें हम लोग रखते हैं, वो जो कंटेनर हो या फिर जो भी कंटेनर या मटेरियल जिससे भी बना हो, जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल लिक्विड्स को, या जो भी सॉलिड्स हो या गैसेस हो गए, तो वो सब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे मटेरियल सेलेक्ट करते हैं जिनका फायर रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स इन फायर, उसमें। तो बेसिकली जो हम लोग फायर एक्सटिंक्शन के लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं, इसका भी एक ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं, जैसे वो फायर ट्रायंगल है उसी तरह हम लोग इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंक्शन ट्रायंगल। मतलब ये क्या करता है, ये आग को खत्म कर दे, एक्सटिंक्शन मतलब खत्म कर देना, मतलब हट जाना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या होता है, कूलिंग, स्मूदरिंग और स्टारवेशन। ठीक है, तो स्टारवेशन किसके लिए, स्टारवेशन का हिंदी मतलब सबको पता है? कोई ऐसा है जिसको स्टारवेशन का मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। बता दे भाई, नहीं पता। हाँ, तो स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, मतलब बहुत ज्यादा भूख हो, मतलब अनाज पानी कम हो जाता है तो वो बोलते हैं स्टारवेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे जैसे ही ये होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे फ्यूल सारा छीन लेंगे, तो वहां पे क्या होगा, फ्यूल रहेगा ही नहीं, मतलब उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा, फायर डेवलप ही नहीं होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टारवेशन, मतलब रिमूवल ऑफ फ्यूल। फिर जो दूसरा है स्मूदरिंग, स्मूदरिंग मतलब कट ऑफ करना, स्मूदरिंग मतलब एक लेयर को दूसरी लेयर के कांटेक्ट से हटा देना, उसको हम लोग बोलते हैं स्मूदरिंग। तो स्मूदरिंग हम लोग किसका करते हैं, ऑक्सीजन का। हम लोग कैसे करते हैं भाई स्मूदरिंग, कोई बता सकता है? स्मूदरिंग हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके, जैसे कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके हम लोग यस ऑक्सीजन कट ऑफ यस करने के लिए। यस, फोम टाइप का, डीसीपी, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं, CO2, वो सब में क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि जो लिक्विड्स जो बर्न हो रहे हैं, जो ऑक्सीजन का लेयर ही हम लोग कट ऑफ कर देते हैं स्मूदरिंग के कारण। लिक्विड फ्यूल तो रहता है, लेकिन ऑक्सीजन वाला जो लेवल रहता है, हीट भी रहता है, फ्यूल भी रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ही कट कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं ताकि उनका एटमॉस्फेरिक एयर से उनका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए, ताकि उनको ऑक्सीजन खत्म हो जाए। तीसरा है रिमूवल ऑफ हीट, मतलब कूल कर देना उसको। तो वो कैसे करते हैं हम लोग, जैसे कोई बेसिकली, हाँ हाँ सोर्स हाँ, रिमूव करते हैं। यस, क्या सौरभ, सोर्स रिमूव। जी सर, ये जो तुमने बताया स्टारवेशन स्मूथिंग, फिर दोनों में फर्क क्या है फिर? स्टारवेशन में हम लोग क्या किए कि सर जो फ्यूल था ना वहां पे, वो फ्यूले को हटा दिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे टैंक, मतलब जो वाइल्ड रिग ये सब में आग लगता है ना सर, तो वो सब में आग बुझाना मुश्किल हो जाता है सर, तो उसमें क्या करता है कि एक दूसरा रास्ता बना लेता अरे है। भाई, एक आदमी मरा है ऑस्ट्रेलिया में भूख की वजह से, ऑस्ट्रेलिया में जो हाँ, खाना नहीं मिला, और एक आदमी मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से ऑक्सीजन ही नहीं मिली। बस यही डिफरेंस है दोनों में। फ्यूल मतलब जो जलेगी आइटम, ऑक्सीजन जलती नहीं है, वो स्पोर्ट करती है जलने में। ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, कोई एनर्जी थोड़ी ना दे रही है। फ्यूल एनर्जी के लिए है, तो फ्यूल अगर रिमूव होगा तो स्टारवेशन, ऑक्सीजन रिमूव होगी तो स्मूदरिंग। एक दम घुट के मरना होता है, एक भूख से मरना होता है, बस इतना ही है। सर बेसिकली सर स्टारवेशन का हम बता रहे कहाँ पे यूज होता है। जैसे वाइल्ड रिग वगैरह में जब आग लगता है ना, तो उनको कंट्रोल करना बहुत, जो वाइल्ड वेल होता है, मतलब तेल का जो कुआं होता है, उसमें जो आग लग जाते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाता है, उसमें उसको बुझाना नामुमकिन जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब एक तेल का कुआं, उसमें आग लग गया, आप कितना आप डीसीपी कितना ये करोगे। तो उस केस में क्या करते हैं कि वो एक दूसरा रास्ता बनाते हैं, दूसरा जगह एक गड्ढा खोदते हैं, और उसका जो वाइल होता है वो दूसरी तरफ निकालना शुरू कर देते हैं, नीचे की तरफ। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में जो फायर लगा था, तो लोग ने जो भी जंगल थे, आधे जंगल कई किलोमीटर काट दिए थे, हाँ जो हाँ हाँ, आग फैली नहीं थी उनकी। मतलब उनका क्या कि वो फ्यूल ही खत्म कर दिया। सेम इन्होंने किया था यूएसए में जो आग लगी थी कैलिफोर्निया में, उस वहां पे भी। बेसिकली सर ये फॉरेस्ट फायर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिकली ये वाइल्ड वगैरह, वाइल्ड रिग, वाइल्ड वेल, ये सब में जब आग लगता है तो यही चीज का यूज करते हैं हम लोग। सिंपल सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं सौरभ इसमें। जैसे कि एक लैंप है ना, कैंडल लैंप, मैंने उसके ऊपर हाथ रख दिया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन कट हो गया। हाँ बस, तो वो तो स्टारवेशन हो गया ना। स्टारवेशन तो मैं बता ही स्मूदरिंग ही तो हुआ। जैसे कि भाई मैंने कैंडल लैंप, हाथ नहीं रखना भाई, हाँ, हाथ नहीं रखना, गिलास उल्टा कर रख दिया, उस पर हाथ रखेगा जलेगा तेरा हाथ। हाँ मतलब गिलास उल्टा कर रखेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कट हो जाएगा, वो बंद हो जाएगी।
मैं हाथ कैंडल रखेगा लैंप, जलेगा हाथ। मैं कैंडल की बात नहीं कर रहा, लैंप की बात करो। कैंडल लैंप जो रहता उसे ऊपर से बंद कर दिया। अच्छा फिर ठीक और है। एक सौरभ, ये ना केमिकल की जो हीट होती है ना, फायर होती है, तो इसके लिए प्लांट्स में ना एक बर्न सिस्टम होता है। तो बर्न्स भी बनाते हैं ताकि फायर, अगर इन केस ऑफ फायर लग जाए तो वो बाहर न जाए। नहीं वो तो अलग चीज है, वो तो वो है वो मतलब स्मूदरिंग के में ही आता है, वो रिमूवल ऑफ फ्यूल में नहीं आता है नहीं वो अलग आकाश, चीज है। आकाश क्या है वो बताओ यार, थोड़ा बताओ ना क्या होता है उसमें, होता क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना हमको पता चले। बर्न सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे क्या काम करता है अच्छा, वो। बर्न सिस्टम में एक बाउंड्री बनाई जाती है जहाँ पे स्टोरेज होता है। जैसे कि हम लोग अभी इस अल्कोहल का इसमें काम करते थे, तो वहाँ पे जहाँ पे स्टोरेज होता था ना, वो आजू बाजू एक बाउंड्री बना देते थे एटलीस्ट 1 मीटर की, और बीच में पानी होता था। तो इसकी वजह से इनकेस ऑफ उसमें फायर भी लग जाए तो बाहर नहीं स्प्रेड होती थी वो। ओके तो इस सर हिसाब से वो बनाते हैं। वो क्या होता है, वो हम बता रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि एक टैंक है, ठीक है, वो सिर्फ फायर के केस में नहीं है, वो दूसरे भी केस में यूज करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि कोई टैंक है, ठीक लीकेज, है, हाँ लीकेज के लिए भी यूज हाँ, करते हो। तो वो क्या करते हैं कि जैसे एक टैंक है, तो वो टैंक के चारों तरफ एक बाउंड्री लगा देते हैं, जैसे हम लोग अपने घर के आसपास बाउंड्री लगाते हैं ना, वैसा ही बाउंड्री लगा देते हैं। और वो बाउंड्री का जो हाइट रहेगा वो टैंक की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक बाउंड्री बना दिए टैंक के चारों तरफ, और वो बाउंड्री का जो विड्थ और जो उसका हाइट होगा वो डिपेंड करता है उस टैंक के कैपेसिटी से। तो वो दोनों केस में काम करता है, वो आग रोकने में तो काम करता ही है, मतलब उसका पर मेन पर्पस यही होता है कि जैसे कभी भी अगर कोई लीकेज हो जाए कोई टैंक के अंदर, तो जो भी लिक्विड होगा वो जो फ्लो करेगा उसमें से, तो वो पूरे प्लांट में ना फैले, सब जगह नहीं जाए, वो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ वो बाउंड्री के अंदर ही स्टोर होकर रह जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं उस चीज का। और कभी कभी वो हमारे फायर प्रोटेक्शन के लिए भी काम आ जाता है, क्योंकि वो जो फ्यूल जो होगा वो लीकेज के कारण फैलेगा नहीं, वो सिर्फ उसी एरिया में आग लग के रह जाएगा। अगर वो बाउंड्री वॉल नहीं रहता तो क्या होता है, जो लिक्विड जो लीकेज के कारण जो फैलता तो वो पूरे एरिया में फैलता, तो फिर आग का जो स्प्रेडिंग होता वो बहुत तेजी से होने लगता। तो वो दोनों चीज में काम में आता है। तो ये था अपना। फिर जो अपना नेक्स्ट है वो है फायर प्रोटेक्शन। तो फायर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे कोई भी जो अपना एरिया है, ये मैं नॉर्मल अपना साइट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो अपना जो नॉर्मल एरिया है वो क्या करते हैं, डेब्रिस फ्री रखते हैं। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डेली हाउसकीपिंग करो, वो क्यों बोलते हैं, ताकि कोई भी कम्बस्टेबल मटेरियल या डेब्रिस हो वो फ्री रहे, मतलब वो वर्क एरिया पे रहे ही नहीं, ताकि कभी भी अगर कोई भी अगर फायर लगता है तो उसको वहां पे कोई भी फायर लोड मतलब फायर सोर्स नहीं मिले। फिर जो दूसरा है, इनसाइड कंपनी ओन्ड और लीज्ड बिल्डिंग फायर एक्सटिंग्यूशर विल बी स्पेस्ड नो मोर देन 100 feet apart and will have no less than a 2A rating for every 3000 feet of protected building। ये जैसे हम लोग कोई भी बिल्डिंग हो, जैसे हमारा ये ऑफिस है, तो हमारे ही ऑफिस में हम लोग देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्यूशर्स लगे हुए हैं। तो जो फायर एक्सटिंग्यूशर का जो इंस्टॉलेशन होता है उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस क्या दिया है, ये मैं ओसास की बात कर रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू ओसा है। तो उसमें क्या बोला है कि हर एक 100 फीट पे आपके जो प्रीमाइसेस है, या आपका ऑन बिल्डिंग है या लीज्ड बिल्डिंग है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका प्रीमाइसेस है उसमें 100 फीट पे एक फायर एक्सटिंग्यूशर रहना चाहिए, और उसका जो रेटिंग होना चाहिए वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 2A, ठीक है। और ये किस चीज के लिए लागू होता है, फॉर एवरी 3000 फीट ऑफ प्रोटेक्टेड बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है 2A रेटिंग, ये कोई बता सकता है क्या 2A क्या होता है? हेलो हेलो, हाँ हाँ सौरभ, हाँ प्लीज अगर आपका मतलब आगे है क्या रेटिंग का कुछ, फायर रेटिंग्स का? हाँ हाँ, मैं बताऊंगा ना अभी। ठीक है, बताऊं क्या? ओके, नहीं नहीं बाद में बताइए, ओके। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जो यहाँ पे देख रहे होंगे, कोई भी अगर फायर एक्सटिंग्यूशर आपने देखा होगा तो उसपे एक ये होता है, क्या बोलते हैं, फायर रेटिंग लिखा रहता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में देखते हैं ना, रेटिंग रहता है IP44, IP55, तो उसी तरह जितने भी अपने फायर एक्सटिंग्यूशर हैं उस पे एक फायर रेटिंग रहता है लिखा हुआ। किसी ने देखा है फायर एक्सटिंग्यूशर पे वो रेटिंग लिखा हुआ, किसी ने गौर किया है? हेलो,
हेलो। हाँ, किसी ने देखा है क्या? हाँ तो वो देखा। फायर तो एक्सटिंग्विशर के ऊपर जो रेटिंग लिखे रहते हैं। हाँ हाँ देखा। हेलो। भाई किसी का आवाज नहीं तो मतलब किसी ने देखा नहीं है, अगर आ रहा है आवाज तो मतलब अरे देखा तो यार बोल दो ना, बताया तो है, सारे अपने ही है। अगर किसी को नहीं देखा किसी ने तो बोल दो हाँ है। ना, हाँ। क्या बात होगी, सब अपने ही है। या फिर सौरभ तू खुद समझ जा भाई, नहीं देखा क्या दिक्कत होगी। हाँ, आप वही देखो। वही। 2 बार हाँ पूछ लिया अगर, उसके बाद समझ जाया कर यार, इसमें क्या है। हाँ हाँ, ठीक है सर। हाँ? तो इसमें क्या होता है कि जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उस पे उनका एक रेटिंग लिखा रहता है, ठीक है। वो रेटिंग हमें ये बताता है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कितना फायर को बुझाने के लिए कैपेबल है, ठीक है। कितना उसका कैपेसिटी है फायर बुझाने का, वो हमें बताता है। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं लिखा हुआ 2A, 2A का मतलब क्या होता है कि A का मतलब हो गया क्लास A फायर, B का मतलब जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं नीचे आपने देखा होगा कि 10B लिखा हुआ है, ठीक है। तो B किस चीज का हो गया? क्लास बी फायर। मतलब ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर जिसको हम लोग क्लास बी फायर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और 2A का मतलब क्लास ए फायर के लिए। किसी किसी पे आप लिखे देखेंगे लिखा हुआ 10BC, मतलब वो बी फायर के लिए भी यूज हो सकता है और सी फायर के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग 2A का मतलब क्या होता है। तो हर एक ए जो है रिप्रेजेंट करता है 1.25 गैलन लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। कि मतलब 1 गैलन लीटर जो वाटर फायर बुझा सकता है उतना 1A का मतलब होता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें 2A का, तो 2A का मतलब क्या हो गया? 2.5, ठीक है। 2.5। तो ये जो 2A का रेटिंग ये होता है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसका जो कैपेसिटी है ये 2.5 गैलन वाटर का जो है बुझा सकता है। जितना 2.5 गैलन लीटर वाटर बुझा सकता है आपको, उतना ये फायर एक्सटिंग्विशर बुझा सकता है, ठीक है। और अब ये 10B का मतलब क्या होता है? तो हर एक बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर फीट को, ठीक है। वो 50 स्क्वायर फीट है। हाँ, 50 स्क्वायर फीट है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन 50 स्क्वायर फीट है या फिर थोड़ा कम है, अभी याद नहीं मुझे। पर 50 से ज्यादा नहीं है, या तो 50 से कम है या फिर 50 ही है। तो हर एक बी जो है वो स्क्वायर फीट को रिप्रेजेंट करता है। और जो बी और सी फायर जो होते हैं वो कौन से फायर होते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग टू? अगर हम लोग इंडिया बात करते हैं तो वो जो फायर होते हैं वो होते हैं अपने लिक्विड और गैस फायर। तो वो हमेशा क्या होते हैं? किसी चीज में स्टोर किए हुए रहते हैं, या तो वो गैलन में हो या फिर वो टैंक में हो या फिर किसी मतलब सॉलिड चीज के अंदर हो या सिलेंडर के अंदर हो, तो ऐसे रहते हैं। तो वो जो है कि कितना स्क्वायर फीट कितना वो फायर एक्सटिंग्विश कर सकता है वो बताता है हमें। जैसे 10B हो गया, तो 10B हो गया 500 स्क्वायर फीट। तो ऐसे हमें ये फायर रेटिंग होता है। तो आप कभी भी अगर आप देखिएगा फायर एक्सटिंग्विशर तो उस पर ये जरूर देखिएगा कि वो फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका रेटिंग क्या है, और आप जहाँ पे उसको यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो उससे हमको ये पता चलता है। अब तीसरा चीज आते हैं, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर कंटेनिंग फ्लेमेबल लिक्विड्स और गैसेस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ फायर रेजिस्टेंट मटेरियल। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो भी मटेरियल, किसी को कुछ पूछना है? नहीं चल चल। हाँ, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी जो मतलब फ्लेमेबल लिक्विड या गैस को स्टोर करने के लिए हम लोगों को अगर कोई भी अगर प्रीमाइसेस बनाना है या कोई भी बिल्डिंग बनाना है तो हम लोगों को हमेशा ऐसे मटेरियल से बनाना है वो फायर रेजिस्टेंट हो, ठीक है। और अगर फायर रेजिस्टेंट अगर नहीं है तो फिर हमें ये ट्राई करना है कि उसका जो फायर रेजिस्टेंस वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फिर हम लोग और क्या करते हैं, जैसे नो स्मोकिंग के साइन हम लोग पोस्ट कर देते हैं। फिर जो भी फ्लेमेबल लिक्विड या जो गैस होते हैं उनको हम लोग पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मतलब यूज करने से पहले, ठीक है। कि कौन कौन से फ्लेमेबल लिक्विड है, कौन कौन नॉन फ्लेमेबल लिक्विड है, और दोनों को हम लोग अलग अलग जगह पे रखते हैं, कभी भी मिक्सअप करके नहीं रखते हैं। तो ये जो सारी चीजें जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं फायर प्रोटेक्शन के लिए। तो सर ये मेरा था सर फायर के लिए सर, और फिर कल मैं एक्सप्लोजन का कर दूंगा सर। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है, मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर सकूं सर, इसीलिए मैं आज फायर का कर रहा हूँ, कल एक्सप्लोजन का कर दूंगा सर। हाँ भाई पूछ लो यार क्वेश्चंस, नहीं तो फिर तुम लोग बता दो तुमने क्या क्या नया सीखा। सौरभ भाई ये थोड़ा ये 2A और 10B का बता दीजिए ना।
हाँ, तो 10B का क्या है ना कि हर एक बी जो है, जो बी जो लिखा हुआ है वो 50 स्क्वायर फीट को रिप्रेजेंट करता है, बोलो। ठीक है। तो 10B का मतलब है कि ये 500 स्क्वायर फीट के एरिया में अगर आग लगता है तो ये उसको एक्सटिंग्यूश कर सकता है, इसका ये सर कोई मतलब। फोटो वगैरह नहीं है सर, कहाँ जहाँ जहाँ लिखा होता है कहीं फायर एक्सटिंग्विशर? सर दिखा, एक अरे मिनट एक मिनट सौरभ दिखा सौरभ रहा सौरभ हूँ। सौरभ जी सर, जी सर। बी का मतलब एक बी का मतलब 50 स्क्वायर फीट होता है, एक बार देख ले ध्यान से। सर वही मैं कंफर्म नहीं, पर 50 से ज्यादा नहीं है, 50 से कम ही है, मैं एक बार कंफर्म कर ले रहा हूँ सर, एक मिनट। हाँ तो कंफर्म कर लो, मुझे नहीं लगता बी का मतलब ये है। नहीं, बी स्क्वायर फीट ही होता है सर, लेकिन वो वैल्यू एक मिनट बता हाँ रहे हैं। 20 स्क्वायर फीट होता है, लेकिन वैल्यू तुम 50 ज्यादा बता रहे हो। 5B का होता है 12.5 नहीं स्क्वायर 2 फीट। टेन स्क्वायर फीट सर, सॉरी सर, 10 स्क्वायर फीट। तो एक बी मतलब एक वन स्क्वायर एक फीट बी एक करता है, स्क्वायर फीट को, एक बी को लेकिन एक बी एक बी स्क्वायर जो फीट को रिप्रेजेंट बी करता है। के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो 10 20 30 ऐसे चलते हैं। हाँ, वो पर स्क्वायर 1 फीट बी रिप्रेजेंट करते हैं सर। बी वाले कितने हैं, एक बी कितने? बी पर स्क्वायर फीट, एक बी एक स्क्वायर फीट को रिप्रेजेंट करता है। 2.5 है कि एक है? अरे वो 2.5 नहीं है भाई, ए जो होता है वो 1.25 गैलन के इक्वल होता है। तो हाँ अगर सर। 1 ए लिख रहा है सर इसका मैं बी मतलब की बात कर रहा हूँ। 1.25 गैलन्स ऑफ वाटर जितना क्या कह रहे हो? बी की बात कर रहे हैं। अगर बी की बात कर रहे हो, बी जो है वो वाटर वाले के लिए है ही नहीं। बी में साफ साफ लिखा हुआ है फ्लेमेबल और लिक्विड कंबस्टिबल लिक्विड्स एंड गैसेस। जैसे कि तुम्हारा कागज प्लास्टिक ये वो एरा वगैरह, उन पे तुम वाटर डालते हो। अगर पेट्रोल है उस पे थोड़ी ना वाटर डाल दोगे, या फिर कोई गैस है जलने वाली, तो सर उसके लिए विकास बी जी कह टाइप। रहे हैं, जो ये सौरभ बोल रहा है ना 1 स्क्वायर फीट है, वो बोल रहे हैं कि 2.5 है शायद, ऐसा बोल रहे हो सर? नहीं नहीं नहीं, 1 2.5 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट, 1 बी का मतलब 1 अरे वो स्क्वायर पैन फीट। साइज होता है, गैलन गैलन जो होता है, गैलन से बात कर रहे हो, 3.25 होता है। विकास वो ए के लिए है 1.25 गैलन। गैलन मतलब 5 लीटर, अप्रोक्सीमेट 5 लीटर होता है एक गैलन में। क्या सर एक गैलन में 5 लीटर ही होता है? हाँ 1.25 सर, 1.25 गैलन। गैलन किसके इक्वल होता है? 1 गैलन सर वही शायद 2 कितना 5 लीटर, या याद नहीं आ रहा सर। देखो इंडिया में तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जहां तक मेरा ख्याल है वो 5 लीटर होता है, लेकिन अगर नॉर्मली बात करें यूएस लिक्विड गैलन की, वो होता है 4 के अराउंड 4 लीटर। सर यूएस वाला 3.785। हाँ वही 4 के अराउंड। हाँ 4 के अराउंड। हाँ वही 4 के अराउंड ही लेते हैं सर उसको। वही मेरे उतना याद नहीं है यार, क्योंकि अलग अलग है इसके गैलन के आप भी। जो वो बोल रहे थे रेटिंग कैसे लग रहता है, ऐसे रहता है सर लिखा हुआ। देख लो यार, पढ़ लो, देख लो ध्यान से, लिख रहा है रेटिंग दिखा रहा है वो कुछ। ये ऐसे रहता है लिखा हुआ। जैसे ये 55 ये लिखा हुआ है ना, तो 55 इंटू 1.5 कर देंगे, ठीक है। और ये 233 भी लिखा हुआ है, तो यानी कि 233 स्क्वायर फीट को ये मतलब 233 स्क्वायर फीट तक के फायर को ये एक्सटिंग्यूश कर सकता है। और ए बी सी तीनों लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, आप देख रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है, ये जो हम लोग जो साइनेजेस और सिंबल्स की बात कर रहे थे ना, जो सचिन ने बताया था, तो ये क्लास ए फायर का ये सिंबल होता है, क्लास बी फायर का ये सिंबल है, और क्लास सी का ये सिंबल है। तो अगर ये तीनों, और इसके साथ एबीसी भी लिखा हुआ रहता है, तो अगर आपको सिंबल समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एबीसी लिखा है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो फायर एक्सटिंग्यूशर है ये क्लास ए बी सी तीनों में एक्सटिंग्यूश करने में हेल्प करेगा। ये मतलब इंडिया में एक गैलन का मतलब है 4.54। यस सर।